स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम इसकी यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग का इंट्रोडक्शन। उसका ये आज चौथा या पांचवा लेक्चर, शायद वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, शायद पांचवा लेक्चर है। ठीक है, चलो। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी। सेबी ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी के लिए, जिसको हर मर्चेंट बैंकर को अगर इंडिया में वर्क करना है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं। कुछ गाइडलाइंस दी है और कुछ नॉर्म्स दिए हैं। उन नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को देखना जरूरी है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ये रेगुलेटरी मेजर थे वो इंट्रोड्यूस करे थे सेबी ने 1992 में, और उनको वापस से रिवाइज करा गया 1997 में। ठीक है, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी करनी है इंडिया के अंदर, तो उनको सेबी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल बात है। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। अब अगर आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्ट्रेशन का आपकी कंपनी को, ठीक है, तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अप्लाई करना होगा और ये कुछ 2 सेट नॉर्म्स के, उन सबको फुलफिल करना पड़ेगा। और वो क्या क्या सेट है वो आप देखिए। पहला है उसमें ऑपरेशनल गाइडलाइंस और दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। तो क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब ऑपरेशनल गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें पहला है सबमिशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब उस कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक होना चाहती है। अगर आपने सेबी में अप्लाई करा है कि भैया हमको ये कंपनी का इशू मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आपको उस कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जो कि पब्लिक जाना चाहती है, मतलब कि जो अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है। कहाँ पर सबमिट होगा ये ऑफर डॉक्यूमेंट? उस एरिया के रीजनल ऑफिस में जहाँ पर वो कंपनी का जुरिस्डिक्शन आता है। मतलब कि अगर वो कंपनी इंदौर में है तो उसका जुरिस्डिक्शन इंदौर में आएगा, तो इंदौर का जो रीजनल ऑफिस होगा सेबी का, वहाँ पर उस ऑफर डॉक्यूमेंट को सबमिट करा जाएगा। उस ऑफर डॉक्यूमेंट का साइज 20 करोड़ तक का हो सकता है। मर्चेंट बैंकर को उस ऑफर डॉक्यूमेंट की 10 कॉपी बोर्ड को सबमिट करनी है। बोर्ड मतलब सेबी हो गया अपना। और 25 कॉपियाँ स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ गया, NSE BSE आ गया। वो कॉपियाँ जो है वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगी, मतलब कि वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, तो जिसको भी देखना है वो जाके वेबसाइट से देख सकता है, आप भी देख सकते हो। अब उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है डिस्पैच ऑफ इश्यू मटेरियल। मर्चेंट बैंकर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या NRIs के लिए कोई रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, NRIs मतलब कि वो इंडियंस जो कि इंडिया के बाहर है। अगर रखा गया है तो जो भी प्रोस्पेक्टस है उसकी 10 कॉपियाँ और 1000 एप्लीकेशन फॉर्म डिस्पैच करने पड़ेंगे उनके लिए एडवांस में, इशू ओपनिंग डेट के पहले। कितने? कम से कम 1000 एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी 10 कॉपियाँ भेजनी पड़ेगी उनके लिए। उसके अलावा अंडर राइटिंग वर्क, उसमें अंडर राइटर जो भी, अगर हो सकता है मर्चेंट बैंकर खुद ही हो, या हो सकता है कि वो उसके लिए कोई दूसरा पर्सन हायर करे, क्योंकि क्या होता है बहुत बार मर्चेंट बैंकर छोटे लेवल पे काम करता है। ठीक है, छोटे लेवल पे वर्क करता है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल बंदा हो, अब वो 1000 करोड़ के शेयर तो अकेला खरीद नहीं सकता है, तो फिर वो कोई मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के साथ में डील करता है जो कि अंडर राइटिंग का काम करेगी। तो अंडर राइटर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट करना, उसको रखना और उसको सीक्रेट रखना, सबसे बड़ी बात। जो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है वो हमेशा सीक्रेट होता है, कॉमन पब्लिक से सीक्रेट रखा जाता है, नहीं तो कि उसमें फिर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की स्थिति बढ़ जाती है, मतलब सट्टाबाजी बढ़ जाती है फिर, तो इसलिए उसको सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, अब हो सकता है अंडर राइटिंग बिलोंग करे सेम ग्रुप और मैनेजमेंट कंपनी से भी बिलोंग करे,
ठीक है, उसको भी केयरफुली असेस करना पड़ेगा लीड मर्चेंट बैंकर को। सेम ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब ये हो गया कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो एक नई कंपनी खोल रही है, उसके लिए मतलब खोली है उसने, उसके लिए वो पब्लिक इशू कर रही है, आईपीओ ला रही है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला कि हम खुद ही अंडर राइटिंग का वर्क कर देंगे, मुकेश अंबानी ने बोला कि मैं खुद ही अंडर राइटिंग का वर्क कर लूँगा। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि खुद ही ऑनर अगर अंडर राइटिंग का वर्क करेगा तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट करे। उस चीज़ को भी पूरा केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर को, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। तो अलग अलग कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर को रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी ने कुछ कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कि आपके पास में आपके मिनिमम नेटवर्थ इतनी होनी ही चाहिए अगर आपको कैटेगरी का, इस कैटेगरी का आपको मर्चेंट बैंकर बनना है तो, ठीक है। तो देखो कैटेगरी 1 सबसे बड़े मर्चेंट बैंकर होते हैं, उनकी मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। कैटेगरी 2 आती है 50 लाख से 5 करोड़ तक की। कैटेगरी 3 आती है 20 लाख तक की। और कैटेगरी 4 आती है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, 0 से 20 लाख तक की मिनिमम नेटवर्थ को कैटेगरी 4 में रखा जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है मर्चेंट बैंकर के लिए, जिनको मैं फॉलो करने में फटाफट रीड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर को वो सारे एफर्ट करने चाहिए जिससे कि उसके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट या इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना हो, उनके इंटरेस्ट के हितों की रक्षा हो सके, ठीक है। सारे एफर्ट्स करने चाहिए उसको। हाई स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी, डिग्निटी और फेयरनेस रखना चाहिए उसके बिजनेस में। पर भाई देखो बेसिकली इंडिया में देखा गया है कि मर्चेंट बैंकर होता है तो, क्योंकि देखो मर्चेंट बैंकर 2 लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता है। किन 2 लोगों के बीच में? एक इन्वेस्टर है और एक कंपनियां हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंकर को चाहिए कि इन्वेस्टर्स के भी हितों की रक्षा हो और कंपनीज के हितों की भी रक्षा हो। लेकिन होता यह है कि मर्चेंट बैंकर सिर्फ एक कंपनी में फोकस करके रह जाते हैं। इंडिया में ये होता है कि जो मर्चेंट बैंकर होते हैं वो कंपनी के हितों की रक्षा करके रह जाते हैं, कंपनी के फेवर में हमेशा सोचते हैं, इन्वेस्टर को भूल जाते हैं। पर उसको करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा भी उसे करनी चाहिए। इसलिए इसमें बोला गया है कि उसको हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी और फेयरनेस रखना चाहिए उसके बिजनेस के कंडक्ट में। उसके जो भी ऑब्लिगेशन है उसको एथिकल और प्रोफेशनल मैनर में उसको वर्क करना चाहिए। ड्यू डिलीजेंस करने, एक्सरसाइज करना चाहिए, उसे इंश्योर करना चाहिए प्रॉपर केयर की, और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट रहना चाहिए, करना चाहिए उसे, ठीक है। क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर किसी का सगा नहीं है, उसको अपना इंडिविजुअल वर्क करना है, जो वर्क मिला है वो करके देना है बस, ठीक है। आप सोचोगे वो कोई कंपनी के फेवर में काम करे या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में काम करे, तो ऐसा नहीं है, नहीं करेगा वो। और अगर कर रहा है तो वो गलत है। प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है कि आपको उनके फेवर में काम नहीं करना है। अब उसको दो भी उसने कोई इश्यू करा है, इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके सामने सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके रख देनी चाहिए कि हाँ भैया ये चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सारी, ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, बुरी चीज़ें बताई नहीं। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस में उसको उलझना नहीं चाहिए, लाइक अपने क्लाइंट का एडवांटेज लेना, हायर प्रीमियम, ज़्यादा पैसे चार्ज करना, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए मर्चेंट बैंकर को। अब उसको आर्म लेंथ रिलेशनशिप, एक हाथ की दूरी रखना चाहिए किनके बीच में? अपनी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी और अदर एक्टिविटी के बीच में। क्योंकि हो सकता है मर्चेंट बैंकर के कुछ दूसरे वर्क भी हो, दूसरे बिजनेस भी करता हो, तो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में। उसको फॉल्स स्टेटमेंट बनाने से बचना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट को दबाने से बचना चाहिए। उसके पास में नॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियसली नॉलेज तो होना ही चाहिए उसके पास में, स्किल्स होना चाहिए जिससे कि अपने काम को सही तरीके से कर पाए, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। वो उसको पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब कि देखो सिंपल जैसे कंप्लायंस ऑफिसर मतलब क्या? कंप्लायंस ऑफिसर मतलब वो बंदा जो कि चेकिंग के लिए आता है, ठीक है।
तो उसको पूरी फ्रीडम कर देना चाहिए जिससे कि वो अपनी चेकिंग प्रॉपरली कर पाए। उसके अगेंस्ट भी उसको किसी भी टाइप से रोकना टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको गुड कॉर्पोरेट पॉलिसीज को इंश्योर करना चाहिए और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने ऑफिस में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उसको जो भी अलग अलग इंटरमीडिएटरीज है जो कि अपॉइंट करे गए उसके द्वारा उन सभी की ड्यूटी को डिमार्क करना चाहिए। डिमार्क मतलब कि देखो उसने अगर हो सकता है बहुत सारे अलग अलग लोगों को अपॉइंट करा गया हो अपने अंडर में, ठीक है। कुछ लोगों को वर्क दिया है कि आपको भी मर्जर एक्विजिशन का काम संभालना है, कुछ एक टीम को वर्क दिया है कि आपको इशू मैनेजमेंट का वर्क संभालना है, एक को वर्क दिया है कि आपको सिर्फ एडवर्टाइजिंग का वर्क संभालना है। मतलब कि उसने अपनी कंपनी में अलग अलग सेक्शन करे हुए डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। अब उसको डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो अलग अलग वर्क है उनको उसी पे फोकस करने देना चाहिए जिससे कि वो अपना काम बेस्ट तरीके से कर पाए, ठीक है। कोई भी अगर इसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा मिसकंडक्ट होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मर्चेंट बैंकर को माना जाएगा। मतलब कि उसके एम्प्लॉयज़ ने अगर कोई गड़बड़ कर दी तो पुलिस वहाँ के ऑनर को उठा के ले जाएगी, सिंपल सा मतलब इसका। उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि टॉप पे बैठा हुआ जो डिसीजन मेकर या टॉप मैनेजमेंट है उसके पास में बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो और उससे उन्हीं को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल चीज़ें हैं जो कि एक मर्चेंट बैंकर को करना चाहिए। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें वो सब करना चाहिए, बुरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।